कैसी बातें कर रहे हैं? सबका विश्वास आधा हो जाएगा, सबकी हिम्मत टूट जाएगी। आप ही का साहस देखकर तो हम सब एक ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं जैसे हर ऊंची जात का व्यक्ति रोज जीता है। बराबरी की जिंदगी, जहाँ कभी भी ऊंच नीच की लड़ाई ना हो। और अगर आप ही ऐसे बातें करेंगे तो हमारी हिम्मत कैसी बढ़ेगी? मैं भी तो वही कोशिश करता हूं ना रमा, लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये शर्त मत मानो, वो बस इसीलिए कह रहे हैं कि वो प्यार करते हैं मुझसे। लेकिन डर तो सबको लगता है ना। पहले से उनके जीवन में परेशानियां, तकलीफें क्या कम है कि मेरी वजह से और मुसीबत मोल ले। वो मेघनाथ जी यही चाहते हैं ना कि मैं एक तख्ती लेकर बाहर जाऊं और कह दूं कि सिर्फ मैं ही भीमराव हूं। तो ठीक है, मैं करूंगा वो। अगर आप ये बस अब तुम मुझे और कुछ समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। तैयारी कर लो बच्चों, उस अद्भुत दृश्य को देखने की। अब ये भीमराव जो आज तक सबकी उम्मीद बना फिरता था, कल खुद ना उम्मीद होके हाथ में तख्ती लेकर मुंबई की सड़कों पे भटकता फिरेगा। मन को बड़ा सुकून मिलेगा मेरे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। चलो, खा ले जा रही हो। चलो। खा ले जा रही हो। कहाँ ना चलो? अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? कहीं ले नहीं जा रही हूँ, बस इस चाल से निकाल रही हूँ और कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत वापस आना। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो धक्के मार करके भगा देंगे तुम्हें, क्योंकि सबको बस इतना पता है कि तुम मुझे छोड़कर भागे थे। ये किसी को नहीं पता है कि तुम मुझे छोड़कर ही नहीं भागे थे, बल्कि मेरा बहुत कुछ चुरा कर भागे थे। आज भी मुझे वो सुबह याद है जब मेरा पति एक चोर बनकर के भागा था। छोड़कर भाग गया पुरुषोत्तम। बेचारी पूजा कैसे रहेगी अब? ऐसा लगता तो नहीं था, पता नहीं क्या हुआ दोनों में और वो चला गया। क्या बताऊं मैं सबको, क्या भाग गए। हमने मिलकर पैसा जमा किया था कि जाली में अपना एक नया घर खरीदेंगे। अब वो सब लेकर भाग गए और साथ में मेरे गहने भी लेकर भाग गए। पर कहते तो सही, मैं खुद आपको दे देती सारे पैसे, सारे गहने। मगर छोड़ कर चले गए। मैं अब क्या बताऊंगी सबको कि मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। पता है, आज भी सब तुम्हें बस भगौड़ा समझते हैं। ये किसी को नहीं पता कि तुम एक चोर हो। अगर मैंने बता दिया ना तो सब तुम्हें भगा देंगे।
और भीम भीम जो तुम्हारी पक्ष में बोल रहा है ना, शोभा, यही मानकर चल कि तूने जो फैसला लिया है एकदम सही लिया है। कबीर सीप समंद की रटे प्यास पियास, समुदही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद किया। बाप से दूर रह के एक बेटे को कैसा लगता है, ये उससे अच्छा कौन समझ सकता है। बाला भैया, अब बात को मत उलझाइए। आपके बाबा जैसे नहीं है मेरे बाबा। अच्छा हुआ चले गए। दीपक, मुझे लगता है कि इस विषय पर अभी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। शोभा काकी पुरुषोत्तम काका को नहीं स्वीकार कर रही हैं। बात खत्म। और वो चाल छोड़कर चले गए, इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि उनमें माफी मांगने की और बात स्वीकार करवाने की क्षमता नहीं बची। झूठ। रुको वहीं। फिर से आ गए? अब क्या करने आए हो? याद है ना मैंने क्या कहा था? वो तुम्हें गजरा बहुत पसंद है ना, इसलिए गजरा लाया हो तुम्हारे लिए। माफ कर दो और ले लो इसे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। चोरी के लिए भी माफी मांगता हूं। हाँ, मैं खुद बताता हूं आप सबको कि मैंने चोरी की थी। मैं और शोभा अपनी अपनी कमाई जमा करते थे कि एक दिन सारे पैसे जोड़कर उसमें शोभा के गहने मिलाकर चाली में एक खोली खरीदेंगे। लेकिन दारू और कोठे की लत की वजह से मैं वो सारे पैसे और गहने लेकर भाग गया। इसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। चाहे मेरा दिया हुआ गजरा फेंक दो, चाहे मुझे फेंक दो, लेकिन जब तक जिंदा हूं नहीं जाऊंगा यहां से। और हाँ, मर गया तो फेंक देना मेरी लाश। पुरुषोत्तम काका, अजीब बात है ना, 12 साल पहले भी ऐसे ही गजरा होगा। यही आप थे। बताइए क्या हल है? रमा, तुम बताओ भीम को कि हम सबने मिलकर क्या फैसला किया है। एकता, इसी की बात करता है ना। देखा ना बाबा, मैंने कहा था वो रमा कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ कर ही लाएगी।
अब उसकी बातों में उस भीम ने तख्ती भी फेंक दी। ये सब के सब मिल गए हैं आपस में, छोड़ेंगे नहीं इन सबको। कहता है ना कि हम इतने हैं, सब अगर एक हो जाएंगे तो गिनती तक नहीं कर पाएंगे। तो आ गए सब एक साथ, और ऐसे ही एक साथ दरोगा के पास जाएंगे। दरोगा नहीं सुनेगा तो अदालत जाएंगे। एक दिन में पूरी बंबई में खबर फैला देंगे और कहेंगे कि जितने छोटी जात के लोग हैं वो सब अपने अपने नजदीकी थाने में जाए और कहे कि मेघनाथ और उनके 2 बेटे हमें मार रहे हैं। इस बंबई में हमारा भी हिस्सा है, और हम जब एक साथ अपनी मांग रखेंगे ना तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा। और हम जब एक हो जाएंगे ना तो वो हमें तोड़ नहीं पाएंगे, बल्कि शासन व्यवस्था पर दबाव पड़ेगा और वो खुद आकर उन्हें ले जाएंगे। हम सबको एकत्रित होकर कुछ करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। वाह रमा, वाह। तो हमारा अस्त्र होगा, हमारा अस्त्र होगा, हमारा अस्त्र होगा, तो हमारा अस्त्र होगा, हमारा अस्त्र होगा, तो हमारा अस्त्र होगा, 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 एकता। हमारा अस्त्र होगा, एकता। हमारा अस्त्र होगा, एकता। हमारा अस्त्र होगा, एकता। पति जब शर्मिंदा हो तो पत्नी पर भी तो सवाल उठते हैं ना दीदी। पर उनको शर्मिंदा होने से बचाना कौन सी बड़ी बात है। उनके लिए तो जान भी दे दूं मैं अपनी। बिल्कुल सही कहा रमा। नहीं तो हमारी पत्नी, ना पति की इज्जत करना, ना उनको समझना। नहीं समझती तो जितना कुछ आपने किया था उसके बाद आपसे बात करती क्या? वो तो ठीक है भाभी, लेकिन रमा को देखिए कैसे कह रही है। जब पति शर्मिंदा हो तो पत्नी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं और बाला भी, जब से यहाँ पुरुषोत्तम काका आए हैं तब से हम अपनी अपनी पत्नी को लेकर शर्मिंदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, ये दोनों भी आपकी बहुत इज्जत करती है। आप कुछ भी मत सोचिए। और पति पत्नी में जब मतभेद होते हैं तो बात करके सुलझाने चाहिए, ना कि शिकायत करनी चाहिए। बताइए क्या शिकायत है? हाँ, हम सब बैठकर बात करते हैं। बताइए। नहीं करनी हमें बात। तुम दोनों रमा की तरह थोड़ी ना हो कि बैठकर बात करके समस्या को सुलझा लोगे। चलो आनंद। सच तो ये है कि ये लोग कौन सा भीम भाव की तरह है जो अपने पत्नी की मन की बात को समझ सके। बाला भैया, भीम के स्नातक परिणाम आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग अलग हो गए। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? लगता है बाला भैया, अब भीम की दुनिया बहुत अलग हो गई है। उसकी दुनिया में अब राजा महाराजा संबंधित समस्याएं हैं।
हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम आनंद, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बल्कि सच कहूं तो मुझे हमेशा से लगता था कि भीम की सोच उसके जीवन को कितना सुगम बनाती, लेकिन वही सोच हमारे जीवन में मुश्किलें खड़ी कर देती। अभी ही देख लो, भीम ने रमा के साथ क्या किया। उसे क्या लेना देना है कि हम अपनी अपनी पत्नी के साथ क्या करें। लेकिन नहीं, भीम का बर्ताव रमा के प्रति कैसा है उसे देखकर हमें अपराधी बना दिया गया। लेकिन बाला भैया, कुछ तो करना होगा ना, जिससे कम से कम भीम रमा की जिंदगी को पैमाना मानकर हमारी पत्नियां हमारे व्यवहार, हमारे रुख, हमारे कर्तव्यों की परख न करें। एकदम बढ़िया सोच है तुम्हारी। हाँ, मैं वहां खड़े खड़े सुन रही थी। बहुत बढ़िया। अब तुम दोनों ने जैसा सोचा है वैसा ही करो। मैं तुम दोनों के भी साथ हूँ। वैसा ही करो, एकदम सही को सोचा है। हाँ? ये दोनों कौन है तुम्हारे? देख क्या रही है बता? कौन है ये दोनों तुम्हारे? पति है ये, और ये जेठ। पति है ना? तो इनके कपड़े घर में ऐसे ही क्यों पड़े हैं? धोती क्यों नहीं हो? अभी काम ढूंढने जा रहे हैं, आकर धो देंगे। नहीं, तुम पहले कपड़े धोगी और फिर काम ढूंढने जाओगी। लक्ष्मी, और तुम भी। अभी आपको पहनना है क्या? नहीं ना, अभी कपड़े हैं। हाँ होंगे, मगर बिना कपड़े धोए तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे। बात खत्म। हाँ, हम दोनों बाहर बैठे, हम भी देखते तुम बिना कपड़े धोए यहाँ से कैसे जाती हो। चलो आना। तुमको क्या हो गया है? पति है ना तुम्हारा? जब मेरे बाबा इस चाल में आए थे तब वो मुझे पूरी तरीके से गलत लग रहे थे, पर अभी जब वो मेरी आई से बात कर रहे थे, माफ करके स्वीकार कर ले, तो वो मुझे अभी थोड़े ठीक लग रहे हैं। क्या करूं मैं भीम भैया? ठीक है, मुझे ये बताओ कि जिस चीज को लेकर तुम दुविधा में हो उससे तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, तुम पहले रोना बंद करो। देखो, मैं समझ सकता हूं कि इतने सालों तक अपने पिता से दूर रहे हो, तो पिता को पाने की इच्छा होगी तुम में। लेकिन बस एक सलाह देना चाहता हूं। सबसे पहले जाकर अपने आई को मनाने की कोशिश करो बाबा को स्वीकार करने के लिए। नहीं तो आई की इच्छा के विरुद्ध अगर तुम बाबा को स्वीकार करोगे तो आई की ममता का अपमान हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है भीम भैया, धन्यवाद सलाह के लिए। सही कहा था मैंने, आपकी और आपके सोच की जरूरत हमेशा रहेगी। दीपक चल सो जा। नहीं सो सकता ही। चल सो जा, बहुत रात हो गई है। कहा ना नहीं सो सकता। तुम सो या मत सो, मैं तुम्हारे बाबा को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जाने के बाद बहुत कुछ झेला है मैंने। मना नहीं कर रही, और मैंने भी तो झेला है। स्कूल में, चाल में, गली में, बाजार में, हर जगह सब लोग मेरे बाप के नाम पे मुझे चिढ़ाते रहे। हर रोज सब मेरे बाप के बारे में मुझसे पूछते रहे, और फिर मैं
घर आके बाबा को और भी याद करता है। बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी मैंने तुम्हारी जिंदगी में। फिर क्यों बाबा बाबा कर रहा है? आई, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, आई का, बाबा का, सबका। मगर बाबा की जगह थोड़ी ही भर पाई। बाबा की जगह तो बाबा ही ले सकते हैं ना आई, जो अभी बाहर है। मैं गंदा इंसान हूँ, माफ कर दो मुझे, मैं गंदा इंसान हूँ। वो आपसे माफी मांग रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उन्हें माफ करके स्वीकार कर लें। बचपन से लेके आज तक मैं तुम्हें पालती रही, और आज अचानक तुम्हें लगने लगा है कि क्यों, कैसे? आई, अब बाबा को इस घर में लाएंगी या नहीं? उन्हें माफ करके स्वीकार करेंगी या नहीं? बस ये जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आई। रुको भीम। भीम, इन्हें मैं अपने घर ले जाऊंगी। ले जाइए। कैसी बात कर रही हो रमा? हाँ, ये क्या बात हुई? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? पता नहीं, आप जब पुरुषोत्तम काका को छोड़ने बाहर जा रहे थे तो पता नहीं क्यों 2 पल के लिए ऐसा लगा कि आप भी जा रहे। आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? क्यों ऐसी बातें करती हो तुम? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? और अगर जाना भी है तो इतनी प्यारी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? बताओ। कुछ भी मत सोचा करो। देखो, अभी मुझे काम ढूंढने बाहर जाना है। तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर बाहर जा पाऊंगा मैं? हंसो, हंसो तो।
कर दिया माफ मैंने। काढ़ा पी लीजिए अब। पक्का ना शोभा? माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, मैंने माफ कर दिया। और सिर्फ आपकी पत्नी होती ना, शायद आपको कभी माफ नहीं करती। लेकिन आपके बच्चे की माँ भी तो हूं। फिर अपने बेटे से उसके पिता को कैसे छीन सकती हूँ? खड़ा पी लीजिए। अब कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा छोड़ के, तुम्हारी कसम। आई, मैं बाबा के सामान ले आया। शोभा, शोभा, जरा बाहर आना, मुझे कुछ बात करनी है। आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं रमा। दीदी क्या हुआ है, आप रो क्यों रही है? दीदी काम ढूंढने चले? नहीं, पहले ये जानना जरूरी है कि आप रो क्यों रही थी। छोड़ो ना रमा। दीदी बताइए क्या हुआ है? जब मैं यहाँ से दूर, तुम सबसे दूर रहती थी, तब जब वो मुझे मारते थे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सामान्य सी बात लगती थी कि पति है तो मारते हैं। मगर अब यहाँ तुम सबके साथ रहने के बाद अब वो बदसलूकी भी कर दे तो इतना बुरा लगता है कि बस आंखों से आंसू आ जाते हैं। चलो काम ढूंढने चले। क्यों? साथ में काम ढूंढने क्यों जाना है आपको? ताकि आपका जब मन हो तब आप सबके सामने ये जता सके कि आप पति और ये पत्नी है। क्या कर क्या रहे हैं आप? भैया छोड़िए हाथ, छोड़िए हाथ। यहाँ खड़े रहो चुपचाप। रमा, ये क्या बात हुई? वो बात गई ना, अब क्या उस बात को लेकर हम रोज बहस करेंगे? बात गई। दीदी की आंखों में जो आंसू है ना, वो बता रहा है कि बात अभी अटकी है इनके दिल में, इनके दिमाग में। दीदी की आंखों में भले ही आंसू ना हो, अगर बात तो उन्हें भी चुभ रही है ना। रमा, हमें इस बात पर अभी कोई बहस नहीं करनी। तुम काम ढूंढने चल रही हो या नहीं? नहीं। रमा, जाने दो ना, अपनी अपनी किस्मत, हम जाते। नहीं दीदी, अब आप लोग तब तक साथ में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे जब तक ये दोनों आपको बराबर का सम्मान नहीं देते और बराबर का माल नहीं देते। बैठा रहूंगा तो अपराधी बन जाऊंगा। मैंने भीम के लिए बड़े सपने देखे हैं। उसे विदेश जाने के फैसले पर मैंने बात भी की और वो तैयार भी है, उसका मन भी। अगर विदेश जाने के लिए
पैसे जोड़ने का काम वो अकेला कर रहा है और मुझसे ये देखा नहीं जाता। क्यों? अकेला क्यों कर रहा है? रमा, बाला, आनंद, करुणा, लक्ष्मी ये सब भी कमाकर उसे ही तो देंगे। लेकिन भीम खुद की पढ़ाई के लिए इन सबसे पैसे नहीं लेगा। हाँ, रमा भले ही जबरदस्ती पैसे दे दे, लेकिन भीम इन बाकियों के पैसे नहीं लेगा। वो सब पैसे अकेला जोड़ देगा। और यहां तो मुझे काम नहीं करने दे रही हो, कैसे होगा? इतने सारे पैसे वो अकेला कैसे जोड़ पाएगा? देखिए, ये ऐसे जोड़ने से अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो बात ही खत्म थी। और मुझे एक बात बताइए, अगर आप जाते भी तो भीम के साथ क्या करते? हाँ, एक फौज से रिटायर सूबेदार और दूसरा इतना पढ़ा लिखा भीम, दोनों मिलकर काम भी करते तो क्या करते हैं? वही जो या हितेश भाऊ करते हैं या जोकू भाऊ करते हैं। और वो सब काम करके विदेश जाने के पैसे कैसे जोड़ते? तो ये सब ख्वाब देखना बंद कीजिए और बताइए, खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाऊं बताइए। खाने में क्या बनाओ? कुछ मत बनाओ। वैसे भी तुम इतने सालों से सबको बना ही रही हो, ये क्या कम है? देखो जी भाई, कुछ नए तरह के खाने की खोज कर, जिसे खाकर तुम सबका भ्रम टूट सके। हाँ, देख क्या रही हो? मैं सच कह रहा, क्योंकि तुमसे पहले मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा था, और मोड़ पर कहा था, कदम कदम पर कहा था कि तुम और भी ऐसा सोचोगे तो फिर कैसे होगा? दीदी, वहां पूछे क्या? शायद काम मिल सकता है। पर रमा, इतनी बारिश में? वो भी तो काम कर ही रहा है ना, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो। अरे रमा, रमा काम ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? भीमराव भी यही काम कर रहा था कि लश्कर गुरुजी आए, अपने साथ ले गए। एक तो भीमराव की जगह खाली है और मालिक शायद कुछ मजदूर ढूंढ रहे हैं। 1 मिनट ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। मालिक ने हाँ कह दी है, तुम तीनों काम कर सकती हो। बताइए, बोले शर्त या निकलेंगे यहाँ से? देखिए, लड़का बहुत मेहनती है और बहुत समझदार भी है। गुरुजी, क्या है आपकी शर्त? यही कि तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे, लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे। ये कैसी शर्त है? मैं समझाता हूं। मैं बताता हूं ना गुरुजी। नमस्कार। क्या ना, इस शर्त की कई परतें हैं जो आसानी से इस भीमराव को समझ में नहीं आएंगी।
इसीलिए मैं खुद चला आया इसे उदाहरण देकर समझाने। बताओ भीमराव, शर्त मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है आपकी शर्त। ठीक है, तो एक और शर्त है। अब और कौन सी शर्त? गुरुजी थोड़ा सब्र कीजिए, शर्तों की पूरी परत तो खुलने दीजिए। बताइए बताइए गुरुजी को। ये जितनी देर यहाँ काम करेगा खड़ा होकर काम करेगा, और खाना पीना सब बाहर। ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। अरे क्या हुआ भीमराव, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, आज तुमने कोई बहस ही नहीं की, अपने अधिकारों की, कानून की कोई दुहाई ही नहीं दी। क्या हो गया? कि नौकरी के लालच में अपने सारे सिद्धांतों को भूल गए क्या तुम? नहीं, सारे सिद्धांत याद है मुझे, मगर एक समझदार व्यक्ति को इतना समझना चाहिए कि अपनी मांग किसके सामने रखे। अब इनके सामने मैं चाहे जो बोलूं, कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैनेजर साहब, भीमराव कब से काम पर आ सकता है? ठीक है, कल सुबह 4 बजे से भेज दो। ठीक है, चलिए गुरुजी। भीमराव, जाते जाते एक बार फिर से अच्छी तरह से मेरी शक्ल तो देख लो ताकि बार बार ये सोचकर तुम्हें गुस्सा आए कि तुम जहां भी जाओगे मेघनाथ को ही पाओगे। तुम्हारी जिंदगी को मुश्किलों से भर दूंगा मैं। कुछ बोलोगे नहीं भीमराव? आपका छोटा बेटा महिपाल पढ़ा लिखा है। एक काम कीजिए, कम से कम रोज एक अखबार उससे पढ़कर सुनने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि अखबार व्यक्ति को जगाता है और आपको जागने की जरूरत है। आता हूं कल सुबह। चलिए गुरुजी। वो मेरी बहन है। अच्छा, वैसे तो मैं भी पागल नहीं हूँ, मगर बनी हूँ ना पागल। किसके लिए? आपके लिए, आपके उस बेटे के लिए। इसी तरह आप भी अपनी बहन को बुढ़िया मान लीजिए और उसे बाहर ही रहने दीजिए। और वैसे ये क्या कम है कि इस बात पे मैं नाराज नहीं हूँ कि वो यही कहीं चाल में रहेगी। अरे तुम पागल बन गई हो तो उसके बदले मैं भी तुम्हारा गुलाम बन गया हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन मीरा के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। ठीक है, ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। तो मैं जाकर अब बताती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। सबका नाम लूंगी मैं और कहूंगी कि सबने मिलकर मुझे पागल बनने कहा ताकि भीम बड़ौदा जाने से रुक जाए। ठीक है, जाओ कह दो। सोच लीजिए। सोच लिया, जाओ कह दो। पहले ही दिन मुझे आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। बाहर जाकर सबको बताऊंगी। भैया, मैं आपको समझ सकती हूँ, आपकी बातों को भी समझ सकती हूँ। मुझे पता है आपने जीजाबाई को मनाने की पूरी कोशिश की होगी, अंदर आपने क्या बातें की होगी वो भी मैं समझ सकती हूँ। आपकी आंखों में मुझे बेबसी और मजबूरी दिख रही है। आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं
मैं यहाँ रह लूंगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। क्या हुआ? एक अखबार के ऑफिस में नौकरी मांगने गया था, नौकरी मिल गई। कल सुबह 4 बजे से जाना है। पता तो ऐसे रहा है आप जैसे आप पुलिस है और मैं अपराधी हूँ। तो कैसे बताऊं? जैसे हर बात बताते हैं, अपने जीत और अपनी हार की कहानी, अपने संघर्ष और अपनी बहस की कहानी, अपने सिद्धांत और उसूलों की बातें जैसे बताते हैं वैसे बताइए। और अगर नहीं बताएंगे ना तो आप भी ऐसे ही खड़े रहिए, मैं भी ऐसे ही खड़ी रहूंगी। कुछ नहीं रमा, मैं जहाँ गिट्टी उठाने का काम कर रहा था वहां अचानक से किलुस्कर गुरुजी आ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक अखबार के ऑफिस में ले गए। तुम्हें इस ऑफिस में जो काम मिलेगा वो होगा इस ऑफिस में जो अखबार के बंडल आएंगे उन्हें रखवाना, कितने आए, कहाँ गए, कितने बटे, इन सब का हिसाब रखना होगा। तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे। बताओ भीमराव, शर्त मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है आपकी शर्त। ठीक है, तो एक और शर्त है, ये जितनी देर यहाँ काम करेगा खड़ा होकर काम करेगा और खाना पीना सब बाहर। इस सब के बीच मुझे बस 2 ही चीजें याद रही रमा। एक, गिट्टी उठाने वाले मजदूरों की आंखें जो मुझे गुरुजी के साथ जाते हुए देख रही थी, और दूसरी बात ये कि शर्त बताने वाले मैनेजर ने जो कहा, जो वो मुझे बार बार बता रहा था कि मेरे जीवन में अभी बहुत संघर्ष करना बाकी है। लेकिन पता है तुम्हें, गिट्टी उठाने वाले मजदूरों की आंखों में मैंने एक विश्वास देखा, एक भरोसा दिखा। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आज जब भीमराव को गुरुजी साथ ले गए तो ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी के इस दलदल से कोई एक किसी तरह उठकर सूखी जमीन पर जा पहुंचा। और लगा कि वहाँ पहुँच जाएगा तो उस सूखी जमीन पर हमको भी जगह दिलाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और देख लेना, हमें भी इस दलदल से वो बाहर निकाल देगा। और सच कहूं रमा तो उम्मीदों से भरी उनकी आंखें देखकर मुझे लगा कि मुझे सच में इन सब के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब काम वो चाहे जो करे, लेकिन कोई भी काम करने के लिए उन्हें योग्य बनाना होगा। और आपने उस मैं और भैया बहुत नसीब वाले हैं कि हमें करुणा, रमा और तेरे जैसी बहुएं मिली है। जब मैं छोटी थी ना, तब हम इससे भी छोटे घर में रहते थे। हमारी दादी थी, वो हमेशा बाहर ही रहती थी। जैसे तुम दोनों मुझे मिलने आए हो ना, वैसे मैं भी अपनी दादी को मिलने जाया करती थी। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, वो कोई गलत नहीं है। राम जी जैसा भाई बहुत ही नसीब वाले को मिलता है। मेरे जैसी औरत जिसको उसके पति ने निकाल दिया हो,
ऐसी बहन को इतने दिनों तक साथ में रखना बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है भैया मेरे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। मुझे भैया पे पूरा विश्वास है और जहां पर विश्वास होता है वहां पर सवाल नहीं होते। हाँ, बुआ सही कह रही है। बाबा बेबस होंगे, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। सुनिए, खाना बन गया है। हाँ, आनंद भैया बाला भैया को आने देते हैं, फिर साथ में ही बैठेंगे। अभी तक बाला भैया नहीं आए हैं। लेकिन बाला भैया तो आपके साथ गए थे ना, तो फिर वो कहाँ चले गए? हाँ, गए तो साथ में ही थे, पर वो मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि जब अपनी पत्नी से ही ना बने तो पैसे कमाने की क्या जरूरत है, और ये कहकर चले गए। मेरी पत्नी होकर मेरी ही बात मानने से मना कर दिया। मेरे साथ काम ढूंढने चलो कहा, तो मुझे मना कर दिया। अपने पति को इस रमा की बात सुनकर, अरे रमा को जैसे जीना है जिए, लेकिन करुणा को यह समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए था। अब मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा मेरी बात मना करने का नतीजा क्या होता। हाँ, आज घर ही नहीं जाऊंगा तो अकल आएगी उससे। नहीं जाऊंगा घर, यही सो जाऊंगा मैं। शोभा, सोचा था कि जो पैसे मैं चुरा कर लेकर गया था उन्हें जोड़कर वापस आ जाऊं, मगर नहीं जोड़ सका और थककर वापस आ गया। बाबा, मगर अब तो नहीं जाओगे ना हमें छोड़ के? नहीं जाऊंगा। अब तो तुम्हारी शादी वादी करके बुढ़ापे वाली जिंदगी यही बिताऊंगा। हाँ हाँ, तुम दोनों की कसम। सांप? अरे ये तो पानी वाला सांप है। बच गया मैं तो। अगर जहरीला सांप होता तो। बाला भैया, ये तो भीम की आवाज लग रही। लगता है मुझे ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे। आने दो। ये सांप जहरीला ही था। हाँ, अब मैं इसी सांप का बहाना बना के बड़ा तमाशा खड़ा करता हूं। आज बाला भैया गलत नहीं थे, बस उनकी थोड़ी जिद गलत थी।
और मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। क्या समझ सकते हैं आप? और कैसी भावनाएं? यही कि पत्नी ने कुछ कह दिया तो अब पतियों को बुरा लग गया। आप ये क्यों नहीं सोच पाते कि आप मर्दों से बेहतर कई बार हम औरतें सोच सकती है? अरे हमारा सारा समय तो खाना पीना, रसोई, पति, परिवार इन सब में ही चला जाता है। कई मुद्दों पर हम तुरंत नहीं सोच पाते, लेकिन हम सोच सकते हैं, अपनी राय बना सकते हैं। और राय एक पुरुष की हो या एक स्त्री की हो, राय तो राय होती है। और उस राय का विरोध करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि उसे कुंठा बनाकर अपने दिल में रखना चाहिए। इतना कुछ कहने से मैं ये नहीं मान लूंगा कि तुम और करुणा भाभी जो कर रही हो सही कर रही हो, लेकिन मैं बाला भैया की तरह तुमसे लड़ूंगा भी नहीं। मगर क्या? यही कि हम दोनों अलग अलग सोचते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग अलग काम पर जाएंगे। अगर हमारा हक जताना तुम्हें अपना किया हुआ अमर्यादित व्यवहार लगता है, तो अच्छा यही है कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। और इसकी शुरुआत अभी से करते हैं। दोनों तरीके गलत है ना। आनंद भैया भावनात्मक तौर पर दीदी को डरा रहे, कमजोर कर रहे, तोड़ रहे, कह रहे कि साथ में खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। ये सब क्या है? एक तरह का अपराधी तो है नहीं है। दूसरी तरफ बाला भैया जो कह रहे कि पहले की तरह फिर से एक बार मारपीट शुरू कर सकता हूँ। हाँ रमा, दोनों गलत है। पति भावुकता को हथियार बनाए या हथियार को हथियार की तरह इस्तेमाल करे, बात तो एक ही है, दोनों अपराधी है। रमा, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे पुरुष किसी न किसी तरीके से अपने ना होने का डर स्त्रियों को दिखाते हैं और उन्हें जानबूझकर डराते हैं। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाती। स्त्री पुरुष को बराबर करने का एक ही आसान तरीका है, और वो है आर्थिक रूप से दोनों का बराबर होना। जब भी कभी कोई पुरुष किसी स्त्री को ये कहकर डराए कि ये बात सोचकर तुम मेरी बात मानोगी, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, मेरे जाने के बाद तुम कैसे जियोगी, या फिर हमेशा मुझे खुद से बेहतर समझा करो, ऐसी परिस्थिति में हर स्त्री को भावनात्मक पक्ष अलग रख के खुद के लिए लड़ना चाहिए, खुद की बात रखनी चाहिए। जैसे आज करुणा भाभी, लक्ष्मी भाभी को खड़े होने की जरूरत है, उन्हें भी लड़ने की जरूरत है। इसीलिए रमा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जातिगत लड़ाई से भी कई बड़ी और लंबी लड़ाई आने वाले भविष्य में स्त्रियों को अपने लिए लड़नी होगी। सही कह रहा है। और अगर इस लड़ाई में पति साथ हो तो ये लड़ाई आसान हो जाती है, जैसे मेरी है। मगर पति भी साथ ना हो तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जैसे लक्ष्मी दीदी और करुणा दीदी के। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम उन दोनों को थोड़ा मजबूत बनाओ, उनसे कहो कि उन्हें भी खुद के लिए खड़े होना होगा। नहीं, मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि काम करने का समय हो चुका है, आपको बाहर भी जाना होगा। अरे हम ऊंची जात के हैं,
और तुम जैसे लोग हमें नहीं समझाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। देखिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उठकर काम पे चले जाइए। ये जातिगत दुश्मनी, ये चीड़, ये सब अलग रख के सिर्फ काम कीजिए अपना। अच्छा, क्या काम करें बताओ? क्या करें मतलब? जो काम रोज करते हैं वो कीजिए। अगर रोज के जैसा आज हो कहाँ रहा है? पहले हमारा मैनेजर ऊंची जात का था और अब जो आदमी आया है, ऐसे आदमी को क्या मैनेजर माने? हाँ तो ठीक है, मत मानिए मुझे मैनेजर, मत सोचिए मैं किस जात का हूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी काम आप अपने लिए करते हो, तो जैसे कल काम करते थे वैसे ही आज कीजिए। काम तो करूंगा ही, परिवार जो पालना है। काम के साथ साथ धर्म, जात और अपनी औकात बचाकर। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप ये गिनिए आप कितने बंडल पेपर ले जा रहे हैं और एक बंडल में कितने अखबार है, सब बताइए गिन के मुझे, मैं लिख लूंगा।